हेड को स्टेबलाइज करते हैं ताकि ये डिस्प्लेस ना हो सके। उसके बाद मैं ग्लिनोइड लैब्रम के बारे में मैं बता चुकी हूँ। लिगामेंट्स की बात करें तो इसके पास सबसे पहले हमारे पास है कैप्सुलर लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट बहुत ही लूज़ होता है और इसकी मूवमेंट्स जो हैं और फ्री मूवमेंट देता है। ये लीस्ट सपोर्टेड होता है इंफीरियरली। कॉमन साइड ऑफ डिसलोकेशन जो है वो इसकी इंफीरियर डिसलोकेशन है और जिससे एक्सिलरी नर्व भी डैमेज हो सकते हैं। मीडियली कैप्सूल अटैच होता है सप्राग्लिनोइड टुबरकल से और लैब्रम से। यहाँ पे सप्राग्लिनोइड टुबरकल होगा, सप्राग्लिनोइड टुबरकल और लैब्रम से अटैच होता है। फिर लेटरली इसकी अटैचमेंट होती है एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस से। लेटरली यहाँ पे एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस पे ये अटैच होता है कैप्सूल। उसके बाद सुपीरियरली जो है वो डेफिशिएंट होता है क्योंकि लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेका है, वहाँ से पियर्स अप होके तो इधर इंटरटुबरकल सल्कस के फ्लोर तक आ रहा होता है। और इन्फीरियरली जो है हमारे पास सर्जिकल नेक तक एक्सटेंड आउट करता है। एंटीरियर साइड की अगर हम बात करें तो कैप्सूल को तीन बैंड्स ने मज़ीद स्ट्रेंथन किया होता है, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट्स ने। सुपीरियर और जो मिडल ह्यूमरल लिगामेंट है, सुपीरियर और मिडल जो ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है वो पॉइंट ऑफ वीकनेस है जिसको हम फोरामेन ऑफ वेट ब्रेक भी कहते हैं, जो कि कॉमन साइट है एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ ह्यूमरल हेड की। कैप्सूल को साइनोवियल मेम्ब्रेन ने लाइन अप किया होता है और यहाँ से लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेका भी पास करता है। दूसरा लिगामेंट है हमारे पास कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट। कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट कोराकोइड प्रोसेस है ह्यूमरस की नेक क्योंकि ग्रेटर टुबरकल तक स्ट्रेच आउट हुआ होता है। उसके बाद ये स्ट्रेंथ देता है कैप्सूल को। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट जो कि ग्रेटर टुबरकल और लेसर टुबरकल को ब्रिज आउट करता है और यहाँ से बाइसेपिटल ग्रूव बन जाती है। बाइसेपिटल जो ग्रूव है वो बाइसेपिटल टनल बन जाती है और यहाँ से बाइसेप का टेंडन वगैरह पास बन जाता है। और ग्लिनोइड लैब्रम जो है ये फाइब्रोकार्टिलेज डिस्क है जो कि मार्जिन को ग्लिनोइड कैविटी के कवर आउट करती है ताकि हेड डेप्थ में हेड जो है वो इसके अंदर ग्लिनोइड कैविटी के अंदर फिट आउट हो सके। 3 अदद बर्सा भी इससे लोकेटेड हैं। एक तो हमारे पास सबएक्रोमियल बर्सा, सबएक्रोमियल बर्सा लार्जेस्ट बर्सा ऑफ बॉडी है। उसके बाद हमारे पास सब स्कैपुलैरिस बर्सा और इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा। सब एक्रोमियल बर्सा जो है वो हमारे पास कोरैकोएक्रोमियल आर्च जो कि एक्रोमियन प्रोसेस कोरैकोएक्रोमियल लिगामेंट और कोराकोइड प्रोसेस से बनती है, उसके नीचे पड़ा हुआ होता है और इसके नीचे सप्रास्पाइनेटस का टेंडन होता है। ये जब ओवरहेड एब्डक्शन होती है सप्रास्पाइनेटस के टेंडन को एक्रोमियन प्रोसेस से फ्रिक्शन से बचाता है। इसके बाद हमारे पास बात करते हैं सब स्कैपुलर बर्सा की जो कि कम्युनिकेट करता है जॉइंट कैविटी के साथ। और हमारे पास आता है इंफ्रास्पाइनेटस का बर्सा। ब्लड सप्लाई कौन कौन सी वेसल्स करती हैं यहाँ पे? एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल, सप्रास्कैपुलर वेसल, सबस्कैपुलर वेसल। नर्व सप्लाई कौन कौन सी करती हैं? जौन सी नर्व यहाँ से पास आउट करेंगे वो करेंगे एक्सिलरी नर्व, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, सप्रास्कैपुलर नर्व। मूवमेंट शोल्डर जॉइंट पे कौन कौन सी हो सकती हैं? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, उसके अलावा सर्कमडक्शन, ओवरहेड एबडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन। फ्लेक्शन में क्या होता है कि आर्म जो है वो फॉरवर्ड और मीडियली मूव आउट करता है और एक्सटेंशन में क्या होता है आर्म जो है वो बैकवर्ड और लेटरली मूव आउट करता है। और प्लेन जो होता है इनका पैरेलल होता है ग्लिनोइड कैविटी के। एबडक्शन में क्या होता है? मूवमेंट होती है राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मिडवे बिटवीन द सैजिटल एंड कोरोनल प्लेन। और मूवमेंट होती है एंट्रोलेटरली अवे फ्रॉम द ट्रंक। इंटीरियर साइड से लेटरल साइड तक मूवमेंट होती है अवे फ्रॉम द ट्रंक। और जो एडक्शन होती है उसके अंदर मूवमेंट टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ द बॉडी होती है। उसके बाद हमारे पास मीडियल रोटेशन होती है। मीडियल एंड लेटरल रोटेशन जो है वो मिड फ्लेक्स एल्बो के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से बताई जा सकती है। जो जिस तरह हम नमाज में सूरह फातिहा और कुल हु अल्लाह पढ़ते हुए बाजू बांधते हैं वो होती है मीडियल रोटेशन। और लेटरल रोटेशन इज़ दिस वन जो कि मूवमेंट है मिड फ्लेक्स एल्बो की अवे फ्रॉम द बॉडी, ये हमारे पास लेटरल रोटेशन है। उसके बाद सर्कमडक्शन है कंबाइंड मूवमेंट जिससे पूरा एक सर्कल बने, इसके अंदर रेंज ऑफ मूवमेंट जो है वो इंक्रीज होता है। ओवरहेड एबडक्शन, ओवरहेड मूवमेंट जो है वो मूवमेंट होती है सबसे पहले हमारे पास फ्लेक्शन, फिर एबडक्शन, फिर ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की फिर से फ्लेक्शन और फिर जो है वो टोटल 90 से 120 डिग्री तक एबडक्शन होके फिर 170 से 180 डिग्री तक ओवरहेड मूवमेंट होती है। 50 से 60 डिग्री तक फ्लेक्शन, 90 to 1 डिग्री 100 से 120 डिग्री तक फ्लेक्शन, 90 से 120 डिग्री तक जो है वो
एबडक्शन होके टोटल 170 से 180 डिग्री तक ओवरहेड मूवमेंट होती है। इसके अंदर 2% जो होती है मोशन वो स्कैपुलोथोरेसिक होती है, जबकि इसको स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम भी कहते हैं। और 10 डिग्री जो होती है वो शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट होती है, और 5 डिग्री जो होती है वो स्कैपुला की मूवमेंट होती है। क्लेविकल जो है वो किसी भी एंड से डिसलोकेट हो सकती है। मीडियल एंड से इसकी डिसलोकेशन जो है वो फॉरवर्ड होती है, जबकि बैकवर्ड डिसलोकेशन कम होती है। मीडियल एंड से कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट की वजह से प्रिवेंट आउट हो जाती है। मेन बॉन्ड जो होता है क्लेविकल और मेनिब्रम के दरमियान है वो आर्टिकुलर डिस्क होता है। डिस्क जो है वो मीडियल एंड के अबव साइड पे ज्वाइन होती है और मेनिब्रम के बिलो, और ये जो है स्टर्नल एंड पे टिल्टिंग ऑफ क्लेविकल को प्रिवेंट आउट करती है। जब आर्म जो है वो जब वेट जो है वो आर्म को डिप्रेस कर रहा हो तो ये टिल्टिंग ऑफ क्लेविकल को प्रिवेंट करती है स्टर्नल एंड पे। क्लेविकल डिसलोकेट करती है यूजली अपवर्ड एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट से। एक्रोमियोक्लेविकुलर लेटरल जॉइंट है पेक्टोरल गर्डल का। वेट ऑफ लिम्ब जो है वो ट्रांसफ़र करती है स्कैपुला क्लेविकल की तरफ, और ये एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के ज़रिए ये फर्स्ट रिब तक पास आउट होता है कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट के ज़रिए। उसके बाद शोल्डर जॉइंट की डिसलोकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा खतरा किसका डिसलोकेशन का? शोल्डर जॉइंट को। शोल्डर जॉइंट बहुत आसानी से डिसलोकेट हो जाता है क्योंकि इसका अनसपोर्टेड कैप्सुलर लिगामेंट है, और डिसलोकेशन जो है वो ज़्यादातर डाउनवर्ड होती है, सबग्लिनोइड होती है, और इसके अंदर एक्सिलरी नर्व डैमेज होने का बहुत ख़तरा होता है। फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। फ्रोज़न शोल्डर जो है वो ज़्यादातर साइनोवियल मेम्ब्रेन की 2 लेयर जो हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं, और पेशेंट जो है 40 से 60 ईयर ओल्ड में ये ज़्यादातर होता है, और इसमें पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है शोल्डर में, और स्टिफनेस हो जाती है जॉइंट में, और मूवमेंट कोई भी नहीं हो सकती। फिर होता कुछ यूँ है कि हम फिर शोल्डर जॉइंट रिप्लेस कर सकते हैं, हम उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड इंसर्ट कर सकते हैं, हम उसकी मेम्ब्रेन भी, और सबसे आसान हल ये है कि हम इसको फिजियोथेरेपी पे ले जाएं।